Friends, I am Sneha Soni from Target for IQ. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी डेफिनेशन सेक्शन। हम आज इसका पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हम सीआरपीसी को किस तरह से अमेंड कर सकते हैं। तो सीआरपीसी को हम सिंपल नोटिफिकेशन से हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज सीआरपीसी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट थर्ड ऑफ कॉन्करेंट विच इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट एंड शेड्यूल 7। तो इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर होती है फॉर द अमेंडमेंट। यहाँ पे अगर स्टेट को अमेंडमेंट कराना है तो स्टेट किस तरह से अमेंडमेंट कराएगी, पहले वो असेंट लेगी ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा डेफिनेशन क्लॉज। यहाँ पे ये है सबसे पहले, इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इस पूरे कोड में जहाँ पे भी जो वर्ड डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है उसको हम उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, उसका हम वही मतलब निकालेंगे इस पूरे कोड में जहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है। सबसे पहले आता है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस विच आर शोन बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। हमारी सीआरपीसी में शेड्यूल्स हैं, तो जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल ऑफेंस है उसमें एक कॉलम है बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो उसमें अगर कोई ऑफेंस बेलेबल दिया गया है तो उसको हम क्या मानेंगे, बेलेबल ऑफेंस। और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। या तो इसके शेड्यूल ने उसको बेलेबल बना दिया है या किसी और लॉ ने उसको बेलेबल किया गया है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे, बेलेबल ऑफेंस को छोड़ के जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। इसमें एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया था, मुश्ताक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहाँ पे थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो अगर आप उस चीज़ का चोरी करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हो, तो वो एक सोशल क्राइम हो जाता है अंडर सेक्शन 135 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अब हम बात करते हैं बी, चार्ज। चार्ज की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है इसमें सिर्फ ये बताया गया है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। मतलब चार्ज जो फ्रेम होते हैं हमारे, उसमें यहाँ पे चार्ज का मतलब सिर्फ ये है कि एनी हेड्स ऑफ द चार्ज, जहाँ पे एक से ज़्यादा चार्ज हमने लगाए हैं। सी बोलता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच। क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है वो ऑफेंसेस जिसके लिए और जिसमें, ठीक है, ऑफेंसेस फॉर विच का मतलब होता है जिसके लिए, केस इन विच का मतलब होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विथ फर्स्ट शेड्यूल, जैसा फर्स्ट शेड्यूल में दिया है उसके अकॉर्डिंग, अंडर एनी अदर लॉ, या तो फर्स्ट शेड्यूल या तो किसी और लॉ में दिया है, तो वो कैसे अरेस्ट कर सकता है, विदाउट वारंट। एक बार फिर से हम समझते हैं, कोई भी ऑफेंस जिसके लिए या जिसमें पुलिस ऑफिसर को पावर मिली है फ्रॉम फर्स्ट शेड्यूल या कोई अदर लॉ, जहाँ पे उसको क्या पावर मिली है, विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकता है, तो दैट इज़ अ कॉग्निजेबल केस। कंप्लेन क्या होता है, कंप्लेन होता है कि किसी भी पर्सन पे, एक लेमैन में समझते हैं कंप्लेन क्या होता है, किसी भी पर्सन पे हम एलिगेशन लगाते हैं, ठीक, इसने चोरी की, इसने मुझे मारा, तो दैट इज़ अ कंप्लेन। हम किसी से कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ऑफेंस की हम कंप्लेन कर रहे हैं, किससे, मजिस्ट्रेट से। हम मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। किस तरह से, ओरली और इन राइटिंग। और क्यों लगाते हैं हम एलिगेशन मजिस्ट्रेट के सामने, क्यों हम कंप्लेन करते हैं,
ताकि वो एक्शन ले, ताकि हम लॉ इन मोशन हम सेट कर सकें। और वो पर्सन जिसके लिए हमने एलिगेशन लगाया है वो नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। और एलिगेशन हम क्या लगा रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं कि उसने कोई ऑफेंस किया है, लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करती है। लेकिन जब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक, उसने इन्वेस्टिगेशन किया किसी कॉग्निजेबल केस का, वहीं पे तो पावर उसके पास डायरेक्टली है, भले वो मजिस्ट्रेट से पूछे ना पूछे, लेकिन कॉग्निजेबल केस है और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्री है। उसने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको पता चला कि नहीं ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो उस टाइम पे जो उसने पुलिस रिपोर्ट बनाई वो पुलिस रिपोर्ट बन जाएगी कंप्लेन, और जो पुलिस ऑफिसर जिसने वो पुलिस रिपोर्ट बनाई है वो बन जाएगा कंप्लेनेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है, फर्स्ट में बोला गया है एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, किसी स्टेट के लिए जहाँ पे कोई हाई कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट का मतलब उस स्टेट का हाई कोर्ट। कोई यूनियन टेरिटरी है तो जिस भी जुरिस्डिक्शन का हाई कोर्ट उसमें लग रहा है, जिस भी स्टेट का, तो वो रिस्पेक्टिवली वही हाई कोर्ट। देन उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया मीन्स टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड, जहाँ जहाँ पे ये कोड अप्लाई होता है उसका मतलब टेरिटरी वही होती है। अब इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। सबसे पहली बात, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कराता है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या कोर्ट कराती है, ठीक है। तो इंक्वायरी, हर एक इंक्वायरी जो क्या नहीं है, ट्रायल नहीं है, ठीक, ट्रायल को हम इंक्वायरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रायल से पहले हमारी इंक्वायरी हो जाती है, या ट्रायल के बीच में भी हम इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो इंक्वायरी करवा सकता है, लेकिन हम ट्रायल को इंक्लूड नहीं करते हैं किसमें, इंक्वायरी में। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहले पर्पस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है, या वो पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने बोला है कि आप करो, who is authorized by the magistrate in this behalf, ठीक। एक केस आया था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, 2G रिलेटेड टू इंक्वायरी है। इंक्वायरी इन दिस कोड इज रिलेटेबल टू अ जुडिशियल एक्ट and not the step taken by police, which are either investigation after the stage of section 154 of the code or termed as preliminary inquiry, and which are prior to the registration of FIR। इसमें 5 जजेस की बेंच थी। क्या बोला गया इसमें, जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी को हम रिलेट करेंगे एक जुडिशियल एक्ट की तरह, हम उसको इन्वेस्टिगेशन से रिलेट नहीं करेंगे। हमारी 154 में FIR हुई, उसके बाद हमने इंक्वायरी के लिए बोला, मजिस्ट्रेट बोलता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप करवाइए, लेकिन हम उसको क्या नहीं करेंगे, हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है FIR से पहले वाली, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इस इंक्वायरी में, ठीक है। फिर आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है, इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द सोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, जहाँ पे भी एविडेंसेस लिए जा रहे हैं ओथ पे। कब लिए जाते हैं, ट्रायल में और इंक्वायरी में, ठीक। फिर 6J है लोकल ज्यूरिसडिक्शन। लोकल ज्यूरिसडिक्शन बात करता है कोर्ट की और मजिस्ट्रेट की। means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his power under this
कोर्ट, जहाँ पे भी जो हमारी कोर्ट है या मजिस्ट्रेट है, जहाँ पे वो अपनी पूरी पावर या होल या ऑल या कोई सी भी पावर वो यूज़ कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे? लोकल ज्यूरिसडिक्शन। मेट्रोपॉलिटन एरिया, किस एरिया को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करेंगे? जो अंडर सेक्शन 8 में डिफाइंड है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया। नॉन कॉग्निजेबल केस, अब हम पहले देखते हैं कॉग्निजेबल केस में क्या था। कॉग्निजेबल केस में था जिसके लिए और जिसने, उन केसेस में, उन ऑफेंसेस में जिसके लिए और जिसमें पुलिस ऑफिसर क्या था? फ्री था विदाउट वारंट्स अरेस्ट करने के लिए। अब नॉन कॉग्निजेबल में क्या हो गया? ऑफेंसेस फॉर विच, जिसमें और जिसके लिए पुलिस ऑफिसर क्या नहीं कर सकता, अथॉरिटी क्या नहीं है उसके पास अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। नोटिफिकेशन क्या होता है? 2M में नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन वो होता है जो हमारा ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है। 2N ऑफेंस, ऑफेंस हमारा अंडर सेक्शन 40 ऑफ IPC भी डिफाइंड है। तो ऑफेंस ऑलवेज इंक्लूड एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्ट, जो आप लीगली बाउंड हो करने के लिए, अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, और आप लीगली बाउंड नहीं हो करने के लिए और आप वो कर रहे हो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, अगर उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई ऑफेंस की कैटेगरी में चीज़ होती है। एन एक्ट और ऑफेंस मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। यानी कि इसने तो यहाँ पे बोल दिया एनी एक्ट और ओमिशन। इसके बाद एक लाइन है अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास। अंडर सेक्शन 20 में दिया गया है चोरी, किसकी चोरी? कैटल्स की चोरी, डोमेस्टिक एनिमल्स की चोरी के बारे में, ठीक। उसके बाद है 2O ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ये लाइन हम कई बार CRPC में पढ़ेंगे। इंक्लूड्स है, डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम इसको। व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस, स्टेशन हाउस यानी पुलिस चौकी, पुलिस चौकी से हमारा अगर ऑफिसर इंचार्ज क्या है? एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्या रीज़न हो सकते हैं? या तो वो बीमार है इलनेस की वजह से, या वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर पा रहा है, वो कहीं बाहर गया होगा। तो वहाँ पे कौन इंचार्ज बनाएंगे हम उसको? हम इस डेफिनेशन में, इस टर्म में हम किसको इंचार्ज बनाएंगे? हम उसको इंचार्ज बनाएंगे हु इज़ नेक्स्ट, जस्ट उसके नेक्स्ट जो भी रैंक वाला होगा ऑफिसर उसको बनाएंगे, लेकिन अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, ठीक। या अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दिया है तो हम बना देंगे, या अगर कोई और पुलिस ऑफिसर है उस टाइम पे प्रेजेंट हम उसको बना देंगे। अब प्लेस की बात की जा रही है, तो प्लेस में क्या है? हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल एंड व्हीकल एंड वेसल। क्यों है? प्लीडर। प्लीडर क्या होता है? कोई भी प्रोसीडिंग हमारी कोर्ट में हो रही है तो जो पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ, जिसको लॉ ने ऑथराइज किया है या अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स वो ऑथराइज्ड है कि वो प्रैक्टिस करे कोर्ट में, ठीक, तो वो क्या है? प्लीडर है। अब किसको हम इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट सच प्रोसीडिंग। ये तो हमने बात कर ली जिसको कोर्ट, जिसने लॉ ने जिसको ऑथराइज किया है। अब हम बात करते हैं जिसको कोर्ट ने ऑथराइज कर दिया है प्रोसीड करने के लिए, प्रोसीडिंग करने के लिए। आर बात करता है पुलिस रिपोर्ट की। पुलिस रिपोर्ट, ये वो पुलिस रिपोर्ट है जो 173 के सबसेक्शन 2 में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। पुलिस स्टेशन क्या होता है? कोई भी पोस्ट या कोई जनरल प्लेस, कोई जनरली जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कि आज से इसको हम पुलिस स्टेशन कहेंगे। फिर आता है 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब ये होता है जो भी पर्सन अंडर सेक्शन 24 अपॉइंटेड है या इस
वो पर्सन भी इसमें इंक्लूड होते हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन में उनके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सब डिवीज़न 2V, सब डिवीज़न मतलब सब डिवीज़न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आता है 2W, समन केसेस। समन केसेस जो रिलेट कर रहे हैं ऑफेंस से, बट जो वारंट केस नहीं है। इन्होंने एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी, इन्होंने बोला जो केसेस वारंट केस नहीं है वो क्या है, समन केस है। अब हम इसके साथ 2x पढ़ते हैं। वारंट केस क्या होता है? वारंट केस वो होता है जिसकी पनिशमेंट, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म एक्सीडिंग 2 years है। यानी कि हमने क्या बोल दिया, 2 साल से नीचे वाले क्या हो गए हमारे, समन केसेस हो गए हैं, और 2 साल से ऊपर वाले क्या हो गए हमारे, वारंट केस हो गए हैं। उसके बाद आता है हमारा विक्टिम, 2WA, 2009 में इसको ऐड किया था। विक्टिम, विक्टिम कौन पर्सन होगा? जिसको लॉस हुआ है, जिसको इंजरी हुई है। किस वजह से किसी को लॉस होता है या किसी को इंजरी होती है? भाई किसी ने कुछ काम किया होगा, या तो उसने कोई एक्ट किया या उसने कोई ओमिशन किया। तो जो पर्सन है वो एक्यूज्ड पर्सन हो गया, और जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसने सफ़र किया लॉस या इंजरी, वो क्या हो गई, विक्टिम हो गई है। और विक्टिम में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? जिसके साथ हुआ है वो तो है ही है, प्लस उसके लीगल हायर्स भी हैं, और प्लस उसके गार्जियंस भी हैं। ओके, थैंक यू।